नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है आज। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका दायर की थी कि नीट का एग्जाम, जो मेडिकल का एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, ये नीट का जो पूरा खेल शुरू हुआ था, ये कांग्रेस में जब कपिल सिब्बल हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, माफ कीजिएगा एमएचआरडी, तो उन्होंने शुरू किया। दरअसल पहले राज्यों को अलग आरक्षण था, केंद्र को अलग था। इन्होंने एक सेंट्रलाइज एग्जाम कर दिया कि सबका एग्जाम, चाहे राज्य का मेडिकल कॉलेज हो या केंद्र का मेडिकल कॉलेज हो, सब में एक साथ दाखिला होगा और उसको नीट नाम दे दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और खेल ये कर दिया कि सेंट्रल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके पास 10% सीट होती है और 90% सीट स्टेट के पास होती है। 50% सीट केंद्र के पास, 50% सेंट्रल के पास। तो राज्यों के पास जो सीट है उसमें तो आरक्षण मिलता था, लेकिन केंद्र में मेडिकल कॉलेजेस में जो 50% सीट केंद्र के पास है उसमें आरक्षण नहीं मिलता है। पिछले बार 10,000 सीट ओबीसी कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद आपको बता दें, तमिलनाडु में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है, वहां के विधानसभा में पास है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया है, बात हुई थी रिजर्वेशन बढ़ाने की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट जब 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया जाता है तो उस पर रोक नहीं लगाता है। वही सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि आरक्षण में भी प्रावधान नहीं था। आरक्षण में संविधान में 3 प्रावधान है, या तो आप अछूतपन के शिकार हो, या आप इकोनॉमिकली या सोशली, माफ कीजिएगा, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। अगर आर्थिक रूप से कहीं जिक्र नहीं है, अगर आपको अछूतपन मतलब अनटचेबिलिटी के शिकार हुए हैं, या आपका सामाजिक पिछड़ापन है और एजुकेशनल बैकवर्ड है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह देती है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि याचिका फंडामेंटल राइट्स के लिए डाला ही नहीं जाता, आरक्षण हटाने या बढ़ाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जबकि एक ये भी जानकारी सही है कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज भी नहीं है। मेरे साथ KP चौधरी हैं, भारत में SC ST फेडरेशन के सबसे बड़े यूनियन के नेता हैं, उसके जो महासंघ है उसके प्रधान महासचिव हैं। उनकी क्या राय है वो समझने की कोशिश करेंगे और वो कैसे देखते हैं। चौधरी साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। जी, आज फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्जन आया है कि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्या लगता है आरक्षण को खत्म कर दे, सुप्रीम कोर्ट खत्म ही कर दे? देखिए शंभू जी, सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा अनुभव है 1997 से मैं इसको देख रहा हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ऑब्लिक महासंघ का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मुझे समाज के लोगों ने दी है। और इस महासंघ ने 1997 में जब एंटी रिजर्वेशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक 5 आदेश लगातार दिए थे, उनको लेकर देश के अंदर लाखों लोग का जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके बाद में सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 में करना पड़ा। 3 दिन तक लोकसभा बंद रही और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स को भारत की संसद के द्वारा पलटा गया। इसके बाद में मैं देख रहा हूं, कभी SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन देता है, कभी प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म कर देता है, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर देता है, और कभी सीनियोरिटी खत्म कर देता है, और कभी क्रीमी कंसेप्ट की बात करता है, कभी मौलिक अधिकार की बात करता है। यह बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब यह वर्तमान सरकार एक जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कर रही थी, अगर नीचे हम देखते हैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बनता है उसका भी एक रिक्रूटमेंट होता है, एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका भी एक रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं जजों का, सुप्रीम कोर्ट में कोई जजों का रिक्रूटमेंट नहीं। सीधे वकील जो उनको अच्छे लगते हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उनको उठाया जाता है और सीधा उनको जज बना दिया जाता है, और वो जज बन करके देश के गरीब OBC समाज, SC समाज, ST समाज के भविष्य का वो निर्धारण करने के लिए चौधरी साहब, अभी एक जानकारी आ रही है मेरे पास। दिलीप मंडल ने लिखा है कि आरक्षण संविधान के आर्टिकल 16(4) से आया है, यह मौलिक अधिकार के चैप्टर में है। कोई बच्चा भी बता देगा, लेकिन जातिवादी जज कह रहे हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, जो भी व्यवस्था है आर्टिकल 16(4) के अंदर, ये बड़ा बहस का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा शंभू जी अनेकों बार हो चुकी है, और ये स्पष्ट है कि भारत के गरीब लोगों के लिए 16(4)A आर्टिकल जो संविधान का है, उसके तहत इन लोगों को सरकारी क्षेत्र के अंदर
शिक्षाओं में, शिक्षण संस्थानों में इनको आरक्षण इनकी संख्या के अनुपात में देने की व्यवस्था पहले बाबा साहब लिख कर गए थे। लेकिन चलिए, वो जो भी व्यवस्था हुई 22.5% SC और ST की हुई, और बाद में 22% जो है ओबीसी को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दे करके गए। मंडल कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसपे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको भी सरकार ने अंततः बाद में जब SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया इसी सुप्रीम कोर्ट ने, तो तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने उसको चेंज किया और संविधान में संशोधन किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये फैसला दे रहे हैं, वो कौन से रिक्रूटमेंट सिस्टम से, वो कौन सा वो एग्जाम पास करके नहीं कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हमारे बहुजन समाज के हितों को जो है आज वो तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार ने इन जजों की नियुक्ति के लिए जुडिशियल आयोग की बात कही थी, जिसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, अगर जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से अगर ये लोग आए होते, क्योंकि अब जो कोलिजियम सिस्टम चल रहा है, जो इनकी मर्जी पर जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया जाता है, जिसकी मर्जी चाहे हाई कोर्ट में जज बना दिया जाता है, जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को जज बनाया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में मुझे लगता है पूरी तरह खामियां हैं, और समय आ गया इस बात को डिसाइड करने का, इस पर निर्णय लेने का कि सरकार को चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मसला हो, चाहे हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मसला हो, अब आपको जुडिशियल कमीशन, सरकार को जो सरकार का निर्णय था उस निर्णय को लागू करना चाहिए और जुडिशियल कमीशन को तत्काल प्रभाव से अमली जामा पहना करके इन जजों की नियुक्ति को सिस्टम से करना चाहिए। और उसमें एससी एसटी समाज के लोगों को अधिकार, लोगों जो कोई 22.5% के हिसाब में जब उनको उसमें मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी जुडिशियल सिस्टम में आकर के अपने समाज के एटलीस्ट लोगों को देख सके, हितों को संरक्षित कर सके, सुरक्षित कर सके। चौधरी साहब, ये ओबीसी का मामला आया था, नीट का मामला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, आपको क्या लग रहा है कि अब जो पूरा मामला है, क्या लग रहा है कि जो आरक्षण का पूरा मामला है, इसको कैंपेन जब बनाने की जरूरत है या इसको खत्म कर ही देना चाहिए? क्योंकि अब आपको नौकरियां तो रही नहीं, आप खुद आंकड़े बता रहे थे कि सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी कम हो रही है, तो सरकार क्या दोनों तरफ से कहा? खुद इस देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये बात कई मौकों पर बोला है। देखिए, मेरा तो मानना ये है, एससी समाज के लिए, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के लिए ये एक, मैं तो इसको, अगर मैं मेरे दिल की बात कहूं, जब भारत का शासन अध्यक्ष ओबीसी समाज से आते हों और जो रोज इस बात को कहते हों कि मेरे रहते आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अनुसूचित जाति समाज से आते हों और वो भी हमारे आंदोलन का, माननीय रामनाथ कोविंद जी जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, जब हम महासंघ का आंदोलन चला रहे थे, परिसंघ का आंदोलन चला रहे थे 97, 98, 99 में, तो वो हमारे डेलीगेशन का हिस्सा हुआ करते थे। और वो जब भी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती थी, राष्ट्रपति जी के साथ मीटिंग होती थी, के आर नारायण साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ, तो वो उस शिष्टमंडल का हिस्सा होते थे जो परिसंघ अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाता था, राष्ट्रपति जी को पहुंचाता था। सौभाग्य से आज वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, और इन दोनों के होते हुए आज ये चीजें जो हो रही हैं, इससे समाज के अंदर निश्चित रूप से एक मतलब यह है कि मायूसी का माहौल भी है, एक चिंता का माहौल भी है। अब आप ये बताइएगा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट संविधान का हिस्सा है। क्या एट्रोसिटी भारत में बंद हो रही है? क्या लड़कियों के साथ बलात्कार बंद हो गए हैं? क्या हम लोगों के साथ रोज जो अत्याचार मारपीट हो रही है बंद कर दी गई है? साफ तौर पर लिखा गया कि एट्रोसिटी एक्ट में किसी को अगर तुमने चमार भी बोल दिया, किसी को भंगी बोल दिया, उसके लिए भी बिना इंक्वायरी के आप उसको उठा करके उसको अरेस्ट करके जेल। अब कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपकी जाति नहीं जानेंगे, अगर मैं आपकी जाति नहीं जानता और मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरे ऊपर केस दर्ज नहीं होगा, फोन पर जाति सूचक गाली देने पर केस दर्ज नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, व्यवस्थाएं जो है, एट्रोसिटी एक्ट जो है कानून है, क्या उसका अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसका अनुपालन हो रहा है, क्या उसको लागू किया जा रहा है? जवाब नहीं। जो भी प्रावधान एससी एसटी के पक्ष में है, देखिए, अगर सरकार की ये मजबूरी थी कि निजी क्षेत्र लाना है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी में जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग को एक तरफ रखते हुए दिया गया, क्या सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए करे कि प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को आप सस्ती दरों में जमीन दे रहे हैं, बैंकों का पैसा दे रहे हैं, क्या उनके उद्योग धंधों में एससी एसटी की नौकरियों में भागीदारी नहीं सरकार को करनी चाहिए थी? कानून नहीं बनाना चाहिए था? इस व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? अगर सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है इस गरीब समाज के उत्थान के लिए, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि सरकार को एक कदम अब उठाने का समय आ गया है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैं रिपीट करना चाहूंगा समाज के लोगों के सामने, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन खत्म करें तो हम आंदोलन करें,
कभी हमारा पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू कर दिया गया तो उसके लिए हम आंदोलन करें, कभी हमारी सीनियरिटी खत्म करें उसके लिए हम आंदोलन करें, कभी प्रमोशंस में रिजर्वेशन खत्म कर तो उसके लिए आंदोलन करें, कभी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दो उसके लिए हम आंदोलन करें, कभी मौलिक अधिकार के लिए आंदोलन करें। अरे क्यों इस समाज को सड़कों पर लाना चाहते हो भाई? ये समाज शांति प्रिय समाज है, समाज के ये देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है। इनके साथ हर रोज छेड़छाड़ अगर होगी तो मुझे लगता है एक दिन एक की भी सीमा जवाब दी जाएगी। और मेरा निवेदन है सरकार से कि इन सभी पहलुओं पर अगर आप SC/ST के प्रति वास्तव में एक अच्छा भाव रखते हैं और सरकारी क्षेत्र को आप खत्म करने पे आमादा हैं, तो आप निज क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था तो करिए। ये रोज सुप्रीम कोर्ट कितना अमेंडमेंट आप करेंगे, कितना आप जो है आप लोकसभा के अंदर कितना आप संशोधन करेंगे संविधान में? ये सुप्रीम कोर्ट जो हर रोज चाहे संविधान में प्रावधान उसके बावजूद उसके अगेंस्ट डिसीजन देता है, एट्रोसिटी एक्ट पर डिसीजन देता है, एक लिमिट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन इस संघर्ष में निकल गया और 97 से हम लोग इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। पूरा देश और दुनिया इस बात का साक्षी है। हमारा यही निवेदन है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि OBC समाज से आप आते हैं, राष्ट्रपति जी हमारे SC समाज से आते हैं, इस समाज का आप पर पूरा हक और अधिकार है और इस समाज के हकों के साथ में आए दिन जो ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चीजें हो रही हैं, इन पर प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि आपको अब जुडिशियल कमीशन बना करके अब अंकुश लगाने का समय आ गया और आपने इस दिशा में ऑलरेडी पहल की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अब इसको अगर आप अगली जामा पहनाएंगे, SC/ST समाज के लोग भी जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, OBC समाज के लोग भी जज बनेंगे, तो मुझे लगता है व्यवस्था बदलेगी और आए दिन जो ये चीजें हो रही हैं इन पर रोकथाम करने में निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। आपके सरकारी कर्मचारी जो लाखों की संख्या में आपके साथ जुड़े हैं, उनको और देश के बहुजन समाज को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मेरा कहना तो हमेशा यही रहा है कि देश हमारा है, इस देश के हम मूल नागरिक हैं, देश के आदिवासी हैं, देश के शेड्यूल कास्ट हैं, देश के शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इस देश के विकास में हमारा खून पसीना लगा हुआ है और हम इस देश के विकास के लिए 100% कमिटेड हैं। तो हम इस देश में इतना जरूर चाहते हैं कि हमारे लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान निश्चित रूप से मेंटेन किया जाना चाहिए। हमारी जो समाज की परिस्थितियां दिन पे दिन, जैसा मैंने कहा कि सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो गया तो नौकरी खत्म हो गई, BTech बच्चा, MTech बच्चा, MBBS बच्चा सड़क पे घूम रहा है, माँ बाप के पास में उस बच्चे को जवाब नहीं क्या दे। 40% 50% की नौकरी अंक पा करके हमारे जैसे लोग सरकार की नौकरी में आ गए, जो लोग हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, हमारे पैरों में हम पे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के आशीर्वाद से और जो भी रिजर्वेशन का लाभ हमको मिला उससे हम सरकार की नौकरी में आ गए, तो हमको रोटी खाने का अवसर मिला, कपड़े पहनने का अवसर मिला। लेकिन आज जो हमारी जनरेशन हैं जो 80% की डिग्री लेकर घूम रही हैं, जिनके पास में BTech की डिग्री, MTech की डिग्री, MBBS की डिग्री, MBA की डिग्री है, तो वो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस समय हमारे समाज की भावना को सरकार को समझना चाहिए और मैं समाज से तो यही अपील करूंगा कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपनी सारी परिधियों को तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब को अपना नेतृत्व मान करके, बाबा साहब के संविधान को अपना नेतृत्व मान करके इस देश के अंदर अपनी एकता एकजुटता आपको दिखानी पड़ेगी। एक सामाजिक आंदोलन आपको खड़ा करना पड़ेगा और जब आप एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार आपकी बात को सुनेगी भी और आपके हितों को संरक्षित भी करेगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे SC/ST फेडरेशन सबसे बड़े महासंघ के प्रधान महासचिव KP चौधरी, जो इससे पहले लगातार आरक्षण के मुद्दे पर लड़ते आ रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जितने SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो नौकरियों में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी बची रह जाएगी क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, तो आप गफलत में हैं। यकीन मानिए आपका बच्चा सड़कों पर होगा। इसलिए समय है अपने अधिकारों को, जो कि संविधान के 16(4) जो कि मौलिक अधिकार के चैप्टर में है, उसको बचा लीजिए। नहीं तो यकीन मानिए आज आप भले नौकरी कर रहे हैं, आपका बच्चा नहीं कर पाएगा। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC/ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना बहुत मुश्किल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दोष गुण पर बात करने का आपको अधिकार है, इस पर जरूर अपनी बात रखिए। तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान में आरक्षण जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वही इस देश में आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर 1 दिन में दे दिया जाता है। तो क्या आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।